हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स वर्डनी। तो आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकेंड उनके हिस्ट्री के बारे में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ टर्म किसने दिया। उसके बाद हम देखते हैं उनके शेप, साइज़ एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके नंबर्स के बारे में कि जो एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के कितने नंबर होते हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके साइटोकेमिस्ट्री के बारे में, एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। आगे नेक्स्ट है एम्प्टी डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंड सबसे लास्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है और यह कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेल होती है उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। हम देखते हैं कि जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो क्या है, एक वेल डेवलप्ड सेल होती है। तो इनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स में एक और सेल ऑर्गेनेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और यह लार्ज एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह अगर हम सेल में देखें तो यह सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उनमें इस तरीके से क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, जिनका स्ट्रक्चर देखने पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे हम देखेंगे तो यह दो शब्द से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है माइटो, जिसका अर्थ होता है थ्रेड, थ्रेड लाइक, और जो कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन, जिसका मीनिंग है ग्रेनुअल लाइक। तो ये ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लूरल फॉर्म है। यदि हम सिंगल यानी जो एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो सिंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। तो यह क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियन। ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, यानी एक जो एक है उसे हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह क्या होती है, जो प्रोकैरियोट्स होती है उनमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और यह जो प्लांट सेल है एंड जो एनिमल सेल है, दोनों सेल्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल से, यानी डबल मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह क्या होता है, लार्ज एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल, यानी जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटीपी। तो जो एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस कारण इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगर हम देखेंगे कि जो सेल होती है उनमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वह एक से अधिक हो सकती है, यानी जो इनकी संख्या साइटोप्लाज्म में कई हो सकती है। यह 1-2 से लेकर 1000 तक भी हो सकती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ भी हो सकते हैं, या और स्प्लिट यानी 2 से अधिक भागों में यह विभाजित भी हो सकते हैं। तो यह इनमें एक प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यह एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं या 2 भागों में स्प्लिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सबसे पहले जो रिचर्ड अल्टमैन थे, रिचर्ड अल्टमैन, तो इन्होंने 1894 में सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसे ऑब्जर्व किया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है उसे कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया था, कार्ल
बेंडा। तो इनके द्वारा जो भी माइटोकॉन्ड्रिया टर्म था वह दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। शेप, जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है वह डिफरेंट हो सकता है। इसमें हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह फिलामेंटस या क्या ग्रेनुलर हो सकते हैं। ग्रेनुलर यानी ग्रेनी टेक्सचर इसमें होता है, या फिर जो कई यूकेरियोट्स होते हैं उसमें हम देखेंगे तो यह ट्यूबुलर शेप में हो सकते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह क्या है, डायनेमिक सेल ऑर्गेनेल है, यानी इनके जो शेप है और जो साइज है उनमें चेंज करने की कैपेसिटी होती है। तो यह क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसके साइज में अगर हम देखें कि जो यह क्या होते हैं 0.05 से लेकर 1.0 म्यू माइक्रोन, जो इसकी इस तरीके से साइज है वह 0.05 से लेकर 1.0 म्यू माइक्रोन होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वह 1 से लेकर 10 म्यू माइक्रोन हो सकती है। तो यह क्या है, एक डायनेमिक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इनके नंबर्स होते हैं, यानी जो भी सेल होती है उनमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, तो इनको जो नंबर्स होती हैं वह क्या हैं, हाईली वेरिएबल हैं, हाईली वेरिएबल होते हैं। ये क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं, यानी किसी भी सेल में कम मात्रा में भी हो सकते हैं और किसी में हज़ारों की संख्या में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वह क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वह क्या होगी, एनिमल सेल की तुलना में कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि जो प्लांट सेल होती है उनमें क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ कार्य को कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इनकी आवश्यकता कम होती है। इसलिए जो प्लांट सेल है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, कम होंगे, और जो एनिमल सेल होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह क्या करता है, सेल के टाइप पे डिपेंड करता है और उनके फंक्शनल स्टेट पर डिपेंड करता है। यानी जो भी सेल होती है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह कहाँ एकत्रित हो जाएंगे, जहाँ पर जो एटीपी की ज़रूरत ज़्यादा होगी और जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं। तो यह किस पे डिपेंड करता है, जो सेल का टाइप होता है और उनके जो फंक्शनल स्टेट होती है, जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ पर यह अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि जो लीवर सेल्स होती है उनमें क्या होती हैं, एक सेल में 1500 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ओरिजिन के बारे में साइंटिस्ट ने यानी बहुत सारे स्टडी किए, तो उनके आधार पर एक थ्योरी दी गई जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो इस थ्योरी में यह कहा गया कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया था उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कि जो भी बैक्टीरियल सेल्स थी वह एक आर्कियल सेल के साथ फ्यूज़ हो गई, जो क्या थी, यूकैरियोटिक सेल थी, या हम कह सकते हैं कि जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स के साथ जो बैक्टीरियल सेल्स थे वो क्या कर दिए, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए, और जिसके बाद जो भी यूकैरियोटिक सेल्स थे उनमें क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो गए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की फीचर के बारे में हम देखें तो यह बहुत अधिक जो बैक्टीरिया होती हैं उनसे मिलते जुलते हैं। इनका जो जीनोम होता है और जो भी कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो हम देखेंगे तो ये क्या होती हैं, जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उनकी सिमिलर होती हैं। तो इसके लिए क्या दिया गया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दिया गया। तो जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहां आप जाकर इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अल्ट्रा
स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेम्ब्रेन, जिसमें यह क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। तो इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। सेकंड होता है क्रिस्टी एंड थर्ड है मैट्रिक्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इनमें जो सबसे बाहरी लेयर है यह क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन यह क्या कहलाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये वाला है इनर मेम्ब्रेन। यह राइबोसोम और यह पूरा जो भाग है यह क्या है, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, यह क्या होता है, मैट्रिक्स। और इस तरीके से जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन के बारे में कि जो इनका आउटर मेम्ब्रेन होता है वह किस तरीके से होता है। आउटर मेम्ब्रेन, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उनमें वेट के अनुसार 50% प्रोटीन होता है और 50% क्या होता है, लिपिड। इन दोनों से मिलकर बनी होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी लेयर होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है और जो लिपिड है इनका रेशियो क्या होता है, 1:1 में होता है। तो जो इनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन में हम देखते हैं कि इनमें इंटरग्रल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जो इंटरग्रल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। यानी यह क्या है, सबसे बाहरी लेयर आउटर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उनमें इस तरीके से इंटरग्रल प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। अब ये पोरिन्स क्या करती हैं कि जो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स होती हैं वह इन पोरिन्स के थ्रू क्या होती है, डिफ्यूज़ हो सकती हैं, जिससे जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह क्या होता है, परमिएबल होता है। मतलब कि जो भी साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म जो या फिर इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटीपी है, वह आसानी से इन पोरिन्स के थ्रू क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकती है और माइटोकॉन्ड्रिया से इन साइटोप्लाज्म में जा सकती हैं। तो यह पोरिन्स क्या करती हैं, इन्हें जो विभिन्न मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके एक्सचेंज को क्या करती है, अलाउ करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो पोरिन्स के थ्रू क्या होती हैं कि 5000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूल्स ही क्या होती हैं, इनके थ्रू पास हो सकते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन में कई सारे क्या होते हैं, पोरिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस पोरिन्स क्या होते हैं, यह मल्टी फंक्शनल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, मल्टी फंक्शनल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पोरिन्स होती है उनके थ्रू क्या होता है, 5000 डाल्टन तक के जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं वह हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होती हैं, वह क्या होती हैं, इनके थ्रू आसानी से पास हो सकती हैं। कहाँ, जो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में। तो जो इनका पोरिन्स जो प्रेजेंट होती हैं वह क्या होते हैं, प्रोटीन ही होती हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं क्या है, इंटरग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और इनका जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है इस तरीके से जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। तो यह जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, तो यह क्या होता है, बीटा सीट्स होता है। यानी जो प्रोटीन्स होती हैं उनके बीटा सीट्स के फॉर्म में होता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बीटा सीट्स।
हम देखते हैं कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं वह अधिकतर क्या होती है, अल्फ़ा हेलिक्स के फॉर्म में होती है, यहाँ जो भी इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी। लेकिन जो पोरिन्स होती है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इनमें जो प्रोटीन्स होंगे वो किसके फॉर्म में होंगी, बीटा शीट्स के फॉर्म में होती है। यानी जो इनका ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होगा क्या होता है, बीटा शीट्स होगा, और इसके थ्रू ही विभिन्न प्रकार के आयंस, न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, इनका एक्सचेंज होगा। इनके थ्रू ही क्या होती हैं, डिफ्यूज होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं इसके इनर मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है वह क्या होता है, इस तरीके से हाईली फोल्डेड होता है। इस तरीके से यह जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इससे डिफरेंट होती है, और एक फोल्डेड कंटिन्यूअस लेयर होती है जो किसे घेरे रहता है, जो भी मैट्रिक्स है उसे इस तरीके से घेरे रहता है। और जो भी इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें अगर हम देखें तो जो प्रोटीन्स होती है वो अधिक मात्रा में, और जो लिपिड होती हैं वह कम मात्रा में पाई जाती हैं। जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 75% और जो लिपिड होता है वह 25%। तो वेट के अनुसार इनका जो प्रोटीन लिपिड रेशियो होता है वह 3:1 होता है। प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होती हैं वही विभिन्न प्रकार की जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस है, एटीपी सिंथेज की प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो इन सब में क्या होगी, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या होती है, इनमें प्रोटीन जो कंटेंट होता है वह क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वह क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। यानी कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वह आसानी से डिफ्यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, पोरेंस क्या है, अब्सेंट होती हैं। इनमें आउटर मेम्ब्रेन की तरह पोरेंस नहीं होती हैं। इनमें क्या होती हैं, जो आयंस होती हैं, मॉलिक्यूल्स होती है, उनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके थ्रू ही जो भी आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मैट्रिक्स के अंदर और साइटोसोल में इस तरीके से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यह क्या है, इम्परमिएबल होती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वह एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को एकोमोडेट करता है, यानी उन्हें इनमें ही जो भी इन माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस के लिए जो भी इन्वॉल्व प्रोटीन्स होती हैं वह सब कहाँ होती हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होती हैं। लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है वह क्या कहलाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं, IMS या प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वह कहाँ है, आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच का स्पेस होता है। और इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है इसमें अगर हम देखते हैं कि जो इनका फ्लूइड कॉम्पोजिशन होता है, फ्लूइड जो कॉम्पोजिशन होता है वह कैसे होगा, साइटोप्लाज्म के समान होता है। क्यों, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है वह क्या होता है, परमिएबल होता है, जिसके थ्रू जो भी आयंस मॉलिक्यूल्स होती हैं वह आसानी से साइटोसोल से इनमें डिफ्यूज़ हो सकती हैं। तो जो इनका फ्लूइड कॉम्पोजिशन होता है वह किसके सिमिलर होगा, साइटोप्लाज्म के सिमिलर होता है। और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक बात यह ध्यान रखने योग्य है कि जो भी इनमें क्या होती है, एक साइटोक्रोम सी, जो साइटोक्रोम सी होता है वह प्रेजेंट होता है। और यदि यह जो साइटोक्रोम सी इससे बाहर आ गया तो क्या होगी, एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है। एपोप्टोसिस क्या है, यानी जो भी सेल डेथ की प्रोसेस है वह क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, यानी सेल डेथ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, साइटोक्रोम सी यहाँ पे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है उनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें एक विशेष बात यह है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है यह क्या होती है, इनमें कोलेस्ट्रॉल रहित होती है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल होती हैं वह क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, कार्डियोलिपिन पाया जाता है। अब कार्डियोलिपिन क्या है, कार्डियोलिपिन
कार्डियोलिपिन पाया जाता है। ये कार्डियोलिपिन क्या होता है? एक यूनिक फॉस्फोलिपिड होता है जो किसमें होगा, यानी इसके इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। और जो कार्डियोलिपिन एक विशेष प्रकार का फॉस्फोलिपिड है, इनका सिंथेसिस भी कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में ही होता है। यह कार्डियोलिपिन क्या होता है? इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हैं और विभिन्न प्रकार के जो रिएक्शंस होती हैं उन सब में यह कार्डियोलिपिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह जो इनर मेम्ब्रेन होती है उनमें रिच होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टी के बारे में। क्रिस्टी क्या होता है? क्रिस्टी का जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरीके से होता है। क्रिस्टी को हम देखेंगे कि जो भी इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, उनका सरफेस एरिया होता है, उनका एक्सपेंड यानी उनका विस्तार ही क्या है? क्रिस्टी है। यानी इस तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है उसका जो भी सरफेस एरिया है वह इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है। और जो क्रिस्टी होती है उनमें क्या होती हैं? F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से जो भी नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या कहलाता है? F1 पार्टिकल कहलाता है, जो कि स्टेम के द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? इस क्रिस्टी से जुड़ा होता है। और इसमें क्या होती है? एटीपी सिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। इसमें जो भी नॉब लाइक स्ट्रक्चर है वह क्या होता है? इसके जो भी इनर मेम्ब्रेन है उससे कहाँ निकला हुआ होगा? यह क्या है? मैट्रिक्स इनमें इस तरीके से निकला हुआ होता है। जो क्रिस्टी होती है उनमें क्या होती हैं? इस तरीके से नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनमें एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनकी क्षमता बढ़ती है। किसकी वजह से? क्रिस्टी की वजह से। तो इसमें हम देखते हैं कि F1 पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो F1 पार्टिकल क्या है? ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? F1 पार्टिकल है। अब जो F1 पार्टिकल होता है वह क्या होगा? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और शॉर्ट प्रोटीन जो स्टेम होता है उसके द्वारा किससे जुड़ा हुआ रहता है? F0 कॉम्प्लेक्स से जुड़ा रहता है। और इन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? F1 F0 कॉम्प्लेक्स। और यह जो कॉम्प्लेक्स है वह क्या कहलाता है? एटीपी सिंथेज। तो यह क्या कहलाता है? F1 F0 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये दोनों मिलकर, और F1 F0 कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? एटीपी सिंथेज, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हम देखेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिनमें ये वाला भाग क्या है? F0 पोर्शन और ये वाला भाग क्या है? F1 पोर्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो F0 वाला पोर्शन होता है वह क्या होता है? मेम्ब्रेन में होता है इस तरीके से, और यह जो F1 पोर्शन होता है वह बाहर होता है, किसमें? मैट्रिक्स में इस तरीके से निकला हुआ होता है। तो यह इनमें एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टॉक और एक बेसल पीस होता है, एक हेड, स्टॉक एंड बेसल, जिसके थ्रू किसमें जुड़े हुए रहते हैं? जो भी इनर मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़े होते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही होता है कि जो भी F1 F0 कॉम्प्लेक्स या जिसे हम कहेंगे एटीपी सिंथेस, जो कि एटीपी जनरेट करता है और एटीपी के सिंथेसिस के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होती है। और क्रिस्टी की वजह से इनकी जो यानी जो इनकी क्षमता होती है वह क्या होती है? बढ़ जाती है। जो क्रिस्टी में प्रेजेंट F1 पार्टिकल्स होती हैं इसमें क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके लिए जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वह इनमें ही प्रेजेंट होती हैं।
इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ETP भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसमें जो क्रिस्टी होती है, यानी जो इनर मेम्ब्रेन है और जो क्रिस्टी होती है, इनके मध्य यानी जो क्रिस्टी है और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो कनेक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी जंक्शन कहते हैं, क्रिस्टी जंक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से क्रिस्टी का स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स कहाँ होगा, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर का ये जो पूरा भाग है, यह क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जो क्या होता है, जेल लाइक होता है, डेंस होता है। और जो मैट्रिक्स होती है उसमें हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स है इनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम। और जो इनमें पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के कुल जो भी प्रोटीन्स होती हैं उनके 2/3 भाग प्रोटीन होता है, इनमें एंजाइम प्रेजेंट होंगी। और जो DNA होता है वह भी यहीं प्रेजेंट होता है। DNA हो गया, फाइब्रिल्स हो गए, और ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोम जो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, राइबोसोम ट्रांसफ़र RNA ग्रेनुअल्स, और यह सभी क्या होती हैं, मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होती हैं। और जो क्रिस्टी के द्वारा जो भी ATP का प्रोडक्शन किया जाता है उनमें क्या होती है, यह महत्वपूर्ण होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके साइटोकेमिस्ट्री के बारे में देखें, यदि इनमें प्रोटीन्स और लिपिड्स है वह कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होती है वो 65 से लेकर 70% होती है, यानी सबसे अधिक क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होती हैं, जो कि विभिन्न जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस होती है उन सब में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है, देखते हैं लिपिड। तो लिपिड का जो कंटेंट होता है वह 25 से लेकर 30% होता है। और जो भी मुख्य लिपिड क्या है, कार्डियोलिपिड होता है, जिसके बारे में हमने देखा। जो RNA होता है वो 1% और जो DNA होता है वह लेस देन 1% होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें हम देखेंगे कि इनमें 50% प्रोटीन्स होती हैं और 50% लिपिड होती है, यानी जो इनका रेशियो होता है 1:1। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उनमें जो प्रोटीन्स होती है वह 75% और जो लिपिड होती है वह 25% होती है। इनका रेशियो 3:1 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल एंड एम्प्टी DNA के बारे में, यानी माइटोकॉन्ड्रियल DNA के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA क्या होता है, हम देखते हैं कि जो सभी सेल्स होती है उनका जो न्यूक्लियस होती है उनमें क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल DNA प्रेजेंट होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिनमें क्या होता है, खुद का DNA पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया वह एम्प्टी DNA कहलाएगा और जो क्लोरोप्लास्ट में DNA प्रेजेंट होती है वो क्लोरोप्लास्ट DNA कहलाती है, जो कि किस में होगी, प्लांट सेल में। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। तो न्यूक्लियस के अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहाँ प्रेजेंट होगा, अभी हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होती है उनमें यह माइटोकॉन्ड्रियल DNA प्रेजेंट होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है वह क्या होता है, सर्कुलर होता है और इनमें विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोटीन्स होती है उन सभी के लिए जीन्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है और जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो जीनोम है, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसका जो लिंक है उसका, यानी जो भी वीडियो का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है और इनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा जो भी क्लोरोप्लास्ट DNA है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होती है तो
तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में विभिन्न प्रकार के जीन्स प्रेजेंट होंगे और इनमें क्या होती है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होती हैं, जिससे यह क्या करता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि यह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह कुछ प्रोटीन का ही सिंथेसिस कर पाता है और जो बाकी प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सिंथेसिस करेगा, जो यूकैरियोटिक सेल की जो न्यूक्लियस होती है, इनमें जो डीएनए प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स होती हैं उनका सिंथेसिस होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रॉपर जो फंक्शंस के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, यानी जो न्यूक्लियस द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वह भी, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके द्वारा। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियस पर। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, यानी जो भी कुछ प्रोटीन्स इसके द्वारा बनाए जाएंगे और कुछ क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस के द्वारा बनाए जाएंगे। और जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के प्रॉपर फंक्शंस के लिए ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है जिनमें खुद का डीएनए होता है और यह इस डीएनए के थ्रू राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उनके क्या क्या कार्य हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या है, एटीपी प्रोडक्शन, यानी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसके थ्रू क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यानी जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होती हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल जो एटीपी है उनका सिंथेसिस होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है और उनमें खुद के भी राइबोसोम प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, इनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ब्रिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन थ्रू जीन डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा, यानी जो भी जीन्स, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनके मैट्रिक्स में एम्प्टी डीएनए प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, जिसके थ्रू क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स इन ह्यूमन। जो ह्यूमन होती है उनमें क्या होगा, जो 13 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स होती है उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। जो भी फंक्शंस होती है उनमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न जो फंक्शंस होती हैं, यानी वह जो भी रिएक्शन होंगी वह कहाँ पे होती है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं और वो कहाँ पे होते हैं। तो पहला है जो आउटर मेम्ब्रेन है, उनमें ऑक्सीडेशन ऑफ इपिनेफ्रिन, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, ये तीनों कहाँ होंगी, आउटर मेम्ब्रेन में। सेकेंड है इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। थर्ड है मैट्रिक्स, तो इसमें जो क्रेब्स साइकिल्स यहीं पे होंगे, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस एंड बीटा ऑक्सीडेशन। इसके अलावा भी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस होती हैं वह इनमें प्रॉपरली होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन हो गया, मैट्रिक्स और जो आउटर मेम्ब्रेन, तो इनमें विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, यह सभी क्या होंगे, प्रेजेंट होती हैं। इनका सिंथेसिस भी होता है जिसके थ्रू क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली फंक्शन करता है, प्रॉपरली कार्य करता है और जो सेल है, सेल के लिए जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, एटीपी, उनका प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा भी हम देखते इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका क्या होता है, एपोप्टोसिस में भी रोल होता है। यानी जो एपोप्टोसिस क्या है, एक सेल डेथ की प्रोसेस है, यानी जिनमें जो सेल होता है वह नेचुरली डेथ होता है। ठीक है, तो इनमें भी इनका रोल होता है। अब कैसे होता है, तो इसमें हमने देखा कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, उनमें क्या प्रेजेंट होंगे, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होती हैं। और यह साइटोक्रोम सी जैसे ही इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से बाहर आता है
तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस हो जाएगी, यानी इसमें भी इनका रोल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया करती हैं, जिससे जो सेल होता है वो प्रॉपरली अपना काम करता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।